गाइस इस सीरीज़ में एएस फिज़िक्स की हम लोग जो है सारे टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ के चैप्टर की वर्किंग हम लोग कर रहे थे। आज जो टॉपिक हम लोग करेंगे वो है एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज़, और इनके पास पेपर्स वगैरह को भी हम बहुत डिटेल में देखेंगे। बट आज की वीडियो जो है सोलली बेस्ड ऑन लेक्चर है, और इसके बाद फिर इसके पास मूव करेंगे, ठीक है। बेसिकली एरर्स जो होते हैं दे आर अनसर्टेनिटीज़ इन रीडिंग्स दैट अराइज फ्रॉम द सोर्स सच एज लिमिटेशन ऑफ ऑब्जर्वर मेजरमेंट स्किल्स। तो जब बात हम लोग एरर्स एंड अनसर्टेनिटी की करते हैं तो इस चैप्टर के बाय नेम हमें जहन में आ जाता है कि भाई एरर्स की बात हो रही होगी। इसमें हम वर्किंग कर रहे होंगे कि प्रॉब्लम्स एरर्स जो रीडिंग्स में आते हैं, जो डेविएट करते हैं रीडिंग को फ्रॉम देयर एक्चुअल वैल्यू, जिसको हम लोग ए लेवल्स में ट्रू वैल्यू का नाम देंगे। तो ट्रू वैल्यू से जो रीडिंग्स डेविएट करती हैं उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे होते हैं। तो एरर्स इन चार वजूहत की वजह से आ सकता है। नंबर वन कैन बी लिमिटेशन इन द ऑब्जर्वर मेजरमेंट स्किल्स। ऑब्जर्वर की मेजरमेंट स्किल्स में कोई लिमिटेशन हो सकता है कि भाई इंस्ट्रूमेंट का मसला हो सकता है कि मेथड या प्रोसीजर का इशू हो जाए, या हो सकता है कि भाई इन्वायरमेंट और फिजिकल कंडीशन में कोई चेंजेस की वजह से एरर्स जनरेट हो जाए। हम अपने लेवल पे एरर्स को दो बेसिक टाइप्स में तोड़ते हैं। नंबर वन हमारे पास आता है सिस्टमैटिक एरर्स। अच्छा, सिस्टमैटिक एरर्स आर बेसिकली सिस्टम जनरेटेड एरर्स। जैसे कि हमारे पास ज़ीरो एरर्स हो गए, ये वो एरर्स हैं जिनकी वजह से हमारे पास रीडिंग में कांस्टेंट डेविएशन आ रही होती है। जैसे ज़ीरो एरर्स की वजह से फॉर एग्जांपल रीडिंग जो है 2 सेंटीमीटर से हर रीडिंग ज़्यादा आ रही है, तो ये ज़ीरो एरर है। वो ऑलरेडी जो हमारा माइक्रोमीटर हो या कोई भी वर्नियर कैलिपर हो या कोई भी चीज़ हो जो किसमें ज़ीरो एरर आ सकता है, वो ऑलरेडी 2 की रीडिंग दे रहा हो जब कुछ भी उसमें कनेक्टेड ना हो। तो जो भी रीडिंग मैं मेजर करूँगा उसमें 2 का एडिशन आ रहा होगा। हो सकता है यार वो किसी भी इनकरेक्टली कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो स्टॉप वॉच है वो स्लोली रन कर रही हो, जिसको 1 सेकंड उसके लिए 1.0.9 सेकंड हो या 1.1 सेकंड हो, तो इस तरीके से कैलिब्रेशन की वजह से जो एरर्स आ सकते हैं वो भी सिस्टमेटिक एरर्स में काउंट हो सकते हैं। ज़ीरो एरर्स हमारे पास माइक्रोमीटर्स में आते हैं, जीएम ट्यूब में बैकग्राउंड रेडिएशंस में आ जाते हैं, वर्नियर कैलिपर्स में आ जाते हैं, हीट लॉस सराउंडिंग के एक्सपेरिमेंट्स में भी ज़ीरो एरर्स हमारे पास आ जाते हैं। थर्ड हमारे पास सिस्टमेटिक एरर हो सकता है भाई कि ऑब्जर्वर जो है परसिस्टेंटली एक मिस टाइम्ड एक्शन कर रहा हो। फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूँ कि ग्रेविटी की वैल्यू वॉज सपोज टू बी टेकन एज 9.8, वो 10 ले रहा हो, तो सारे रीडिंग्स जो होंगी उनका जो प्रोडक्ट होगा वो गलत आ जाएगा, या वेट का अगर आंसर निकाले तो वो गलत आ जाएगा क्योंकि आपने वैल्यू ऑफ ग्रेविटी को एग्जैक्टली नहीं लिया। तो ये तो पहली किस्म हो गई हमारे पास सिस्टमेटिक एरर्स की। अच्छा, सिस्टमेटिक एरर्स का जो ग्राफ होता है वो अपनी एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा डेविएटेड होता है। या तो वो ओवरस्टेट हुआ हुआ होता है, ठीक है, या अंडरस्टेट हुआ हुआ होता है। ये सारी की सारी रीडिंग्स को जिस एक जनरल कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल रीडिंग 4 थी तो वो 6 हो गई, 8 थी 10 हो गई, तो वो सारी रीडिंग कंसिस्टेंटली जो है ओवरस्टेट हो जाएंगी एक सिस्टमेटिक एरर की वजह से। और कंक्लूजन क्या होगा कि वो जो सारा का सारा ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उस मेरे रिजल्ट के ग्राफ को थोड़ी बहुत डेविएशन मिलेगी, एक या तो राइट पे या लेफ्ट पे। और इन एरर्स के जो ग्राफ बनते हैं उनको लाइन ऑफ बेस्ट फिट से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो सिस्टमेटिक एरर्स के जो ग्राफ है दे कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय एवरेजिंग और दे कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाय द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो सिस्टमेटिक एरर्स को एवरेज से जो है एलिमिनेट नहीं किया जा सकता बिकॉज वो सारी की सारी शिफ्ट इन रीडिंग है। तो इसके लिए तरीक़ेकार क्या है, हमें इनको रिमूव करने के लिए या तो इंस्ट्रूमेंट को चेंज करना पड़ेगा, या हम लोगों को ज़ीरो एरर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट वापस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट बैक टू द रीडिंग्स जो मुझे चाहिए, ठीक है, जो एक्चुअल मेरी वैल्यूज़ थी। तो सिस्टमेटिक एरर्स आर सिस्टम एरर्स जो कि डेफिनेटली ज़ीरो एरर्स हो सकते हैं, कोई मिस टाइम्ड एक्शन हो सकता है। तो ये सारे एरर्स जो होते हैं कंसिस्टेंट डेविएशन होती है इनमें, या तो सारी रीडिंग्स ओवरस्टेट हो जाएंगी या सारी रीडिंग्स अंडरस्टेट हो जाएंगी। तो ये हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट्स थे अबाउट सिस्टमेटिक एरर्स। जो नेक्स्ट एरर बेटे हम लोग करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द रैंडम एरर्स। अच्छा, रैंडम एरर्स जो होते हैं बेटा दे आर बेसिकली स्कैटर इन द रीडिंग्स, ठीक है। ये जो है कभी कभी ओवर स्टेटेड हो जाते हैं, कभी कभी अंडर स्टेटेड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉप वॉच क्लोज करनी थी, हो सकता है कि जल्दी कर दूं, हो सकता है देर में करूं, ह्यूमन एरर है ना यार, कभी हो सकता है एक आध सेकंड का फ़र्क आगे पड़ जाए, एक आध सेकंड का फ़र्क पीछे पड़ जाए। तो ये जो रैंडम एरर्स होते हैं दे कैन बेसिकली बी ओवर स्टेटेड और दे कैन बी अंडर स्टेटेड
अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये सारे के सारे जो है हमारे पास ह्यूमन रिएक्शन टाइम से रिलेटेड होते हैं या अदर किसी और चीज़ से। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक मिसाल दी हुई है कि जैसे अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड को एयर में मेजर करना चाहता हूँ, ठीक है, और मेरी हवा की स्पीड चेंज हो रही है कंटिन्यूसली, तो ये जो एरर होगा ये दिस इज गोइंग टू बी रैंडम एरर, या फिर ह्यूमन रिएक्शन टाइम है। वो स्टॉप वॉच वाली मिसाल जो मैंने दी कि भाई इधर उधर कभी 1 सेकंड ऊपर कभी 1 सेकंड नीचे, तो हाँ यार ये भी ह्यूमन रिएक्शन टाइम जो होगा ये एक रैंडम एरर में काउंट हो जाएगा। जब हम ऐसे एरर्स की रीडिंग बना रहे होते हैं तो वो हमारे पास कुछ स्कैटर दे रही होती हैं और हम उसके लिए लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाते हैं ताकि हम उसको एवरेज कर सकें। इसमें हम लोग मल्टीपल टाइम्स उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट भी कर सकते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस दीज एरर्स, ठीक है। तो जो भी रैंडम एरर होते हैं दे स्कैटर द रीडिंग्स अबाउट द मीन वैल्यूज़, और उसको हम लोग जो है लाइन ऑफ बेस्ट फिट से एलिमिनेट कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो ऑलरेडी मैंने स्टेट किया कि भाई एवरेजिंग वगैरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरली बेसिक आइडिया हो गया कि व्हाट आर सिस्टमेटिक एरर्स, व्हाट आर रैंडम एरर्स। मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट चीज़ आती है बेटा वो आती है प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी की। अच्छा, प्रिसिशन बेसिकली और एक्यूरेसी क्या होती है, पहले अगर इसको मैं उर्दू में समझें तो एक्यूरेसी होती है कि मेरी एक्चुअल रीडिंग के करीब कितना है मेरा आंसर, माई आंसर इज क्लोज टू माई एक्चुअल आंसर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल लेते हैं, मैं ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा था, लेट्स टेक एग्जाम्पल दैट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी वॉज टू बी 10, ठीक है। अगर ग्रेविटी की वैल्यू वॉज टू बी 10 और मेरी रीडिंग्स जो है एक्यूरेट है, तो वो उसका जो स्कैटरिंग होगी वो उसका जो एवरेज करके मेरा आंसर आ रहा होगा दैट वुड बी वेरी क्लोज टू 10। इसका मतलब मेरी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट है। प्रिसाइज होता है कि रीडिंग का आपस में करीब करीब होना। इसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ, अभी मेरे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाल है। तो प्रिसिशन इज सपोज टू बी दैट द रीडिंग्स आर वेरी क्लोज टू वन अनदर, दैट्स प्रिसाइज। एक्यूरेट इज सपोज टू बी कि भाई मेरी जो रीडिंग है वो उनका जो एवरेज हो रहा हो वो सेंटर पॉइंट से मेरी ट्रू वैल्यू के बहुत करीब करीब आ रहा हो। अगर मैं इसको बहुत अच्छी डेफिनेशन जो आपने याद करनी है प्रिसिशन की, दैट इज कि भाई प्रिसिशन इज बेसिकली द मेजर ऑफ रिप्रोडक्टिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट रादर देन इट्स करेक्टनेस। तो प्रिसिशन इज बेसिकली द रिप्रोडक्टिबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स रादर देन इट्स करेक्टनेस, ये प्रिसिशन होती है, ठीक है। एंड एक्यूरेसी इज बेसिकली द डिग्री ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एंड देयर ट्रू वैल्यूज, ठीक है। तो व्हाट इज प्रिसिशन, फॉर एग्जांपल इफ आई टोल्ड यू दैट कि हमारे पास एक टेबल एंड वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट, जिसे कहते हैं ग्रेविटी की वैल्यूज को मैं कैलकुलेट कर रहा था एंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, एक्चुअल वैल्यू ऑफ ग्रेविटी वाज टू बी 10। तो अगर मैं इन चार टेबल्स को देखूं तो इन टेबल नंबर 1 सारी की सारी वैल्यूज दे आर वेरी क्लोज टू वन अनदर बट 10 के करीब करीब नहीं, ठीक है। तो ये सारी रीडिंग्स जो है बहुत करीब करीब तो हैं, दे आर वेरी प्रिसाइज बट दे आर नॉट एक्यूरेट। अगर मैं टेबल 2 की तरफ देखूं तो अगर मैं इन रीडिंग्स को ऐड करता हूं 6 + 8 + 10 + 12 + 14 और डिवाइड करता हूं 5 से, तो माई एवरेज विल बी 10। तो ये जो टेबल नंबर 2 है, ऑल्दो 6 से लेकर 14 तक बहुत ज़्यादा इनकी रीडिंग्स में डेविएशन है, दूरी है, बट येट अगेन ये रीडिंग्स जो है एक्यूरेट है। एवरेज कर रहा हूँ तो एक्यूरेट वैल्यू मिल रही है। टेबल 3 की बात करूँ तो यार इसकी अगर मैं एवरेज करूँगा माई आंसर विल बी 10। हाँ बिल्कुल यार, 10.2 और 9.8, और ये प्रिसाइज भी हैं, दे आर वेरी क्लोज टू वन अदर एज वेल। तो ये रीडिंग्स बहुत प्रिसाइज भी हैं एंड दे आर एक्यूरेट एज वेल। ऑन द अदर हैंड अगर मैं टेबल नंबर 4 को देखूँ तो ये रीडिंग्स ना तो प्रिसाइज हैं और ना ही क्या है, एक्यूरेट है। तो प्रिसिशन क्या हुआ कि रीडिंग्स का आपस में करीब करीब होना, दैट्स प्रिसिशन। और एक्यूरेसी क्या हुई कि रीडिंग्स का ट्रू वैल्यू के करीब करीब होना, मतलब ट्रू वैल्यू का उसका एवरेज ट्रू वैल्यू के करीब करीब आंसर देना, दैट्स बेसिकली एक्यूरेसी। अगर मैं इस टेबल के ग्राफ्स ड्रॉ करूं जो कि एमसीक्यूज में कभी कभी रेयरली पूछ लेता है, तो आप इस बात को ऑब्जर्व करेंगे कि जो मेरी रीडिंग है पहली वाली उसका जो ग्राफ है वो 10 से डेविएटेड इट्स टूवर्ड्स 2, और ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, तो ये प्रिसाइज है बट इट्स नॉट एक्यूरेट। अगर मैं टेबल 2 की बात करूं तो टेबल 2 में हमारे पास जो है ये जो वैल्यू है हमारे पास ये बहुत ज़्यादा फैली हुई है। टेबल नंबर 2 जो होगा वो ये बनेगा, ये टेबल नंबर 2 है कि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा डेविएटेड है
बट अगर मैं इसका एवरेज कर रहा हूँ तो इट्स वेरी क्लोज टू 10, तो 10 ही आंसर वैल्यू दे रहा है, तो इट्स एक्यूरेट। अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो 3 जो है वो हमारे पास ये बनेगा, ये प्रिसाइज भी है एंड इट्स एक्यूरेट एज वेल। इसकी डेविएशन इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो दैट्स वाई ये प्रिसाइज नहीं है। इट्स प्रिसाइज एज वेल एज एक्यूरेट। और टेबल नंबर 4 की तो क्या ही बात है, ना ही वो प्रिसाइज है और ना ही वो एक्यूरेट है, तो इसकी जो ग्राफ है वो थोड़ा सा मैंने डेविएट कर दिया। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। तो दिस इज़ हाउ यू एक्चुअली रिप्रेजेंट इट व्हेन इट कम्स टू जी प्रिसिशन। ठीक है जी, मूविंग ऑन, बात को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। अगली स्टेटमेंट जो हमारे पास आएगी वो आएगी सेंसिटिविटी की। सेंसिटिविटी जो है इट रेफर्स टू हाउ मेनी यूनिट्स आर मूव टू मेजर अ पर्टिकुलर वैल्यू। अब ओ लेवल फिजिक्स में अब वो थर्मोमीटर वाली कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बट येट अगेन इस बात को समझिएगा कि सेंसिटिविटी होती है कि लेट्स सपोज मेरी जो है कितनी ज़्यादा छोटे से चेंज को मेरा डिवाइस जो है मेजर कर सकते हैं। अगर मैं एक थर्मोमीटर की मिसाल दूँ समझने के लिए कि उसकी जो रेंज हो वो इतना बड़ा थर्मोमीटर और उसकी रेंज सिर्फ 5 डिग्री की हो, इवन 1.1 1.2 डिग्रीज तक मुझे एक्यूरेट रिजल्ट मिल सकता है। तो वो एक सेंसिटिव थर्मोमीटर है, वो अच्छा खासा मूव करता है थोड़ी सी रीडिंग के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक और मिसाल ले लेते हैं, आप जो इंसान का वज़न नापने वाली वेइंग मशीन है उसमें अगर मैं 16 तोले पे नापूंगा तो नहीं आएगा आंसर, क्योंकि वो उसमें तो डेविएशन ही 1 किलो की है ना यार, वो बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है। बट वो जो छोटी सी मशीन्स होती हैं जो ग्रामेज नापने के लिए होती हैं, इवन गोल्ड शॉप्स पे होती हैं, दैट्स वेरी प्रिसाइज, वो बहुत प्रिसाइज, वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, सॉरी, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट आंसर्स चाहिए कि भाई ये इतने ग्राम है, ये इतने ग्राम है, तो इस तरीके से वो रीडिंग मेरी ख़राब नहीं होंगी। ठीक है, तो सेंसिटिविटी बेसिकली इट रेफर्स टू हाउ मेनी यूनिट्स आर मूव इन ऑर्डर टू मेजर अ पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है, कितना पर्टिकुलर वैल्यू को मेजर करने के लिए होता है। जो नंबर 1 पे मैं बात डिस्कस करूंगा, ये एक स्केल है, दैट्स अ सेंसिटिव स्केल एंड दिस इज अ लीनियर स्केल। लीनियर स्केल क्या होता है? ऐसा स्केल जिसकी हर रीडिंग के बीच में गैप सिमिलर हो। मैं 1 डिग्री बढ़ाऊंगा, 2 डिग्री बढ़ाऊंगा, या 1 2 3 मीटर पर सेकेंड या कुछ भी, जैसे अमूमन जो गाड़ियों के गेजेस वगैरह होते हैं, जो स्पीड गेज वगैरह, तो इसमें हर रीडिंग मूव का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा, दैट्स अ लीनियर स्केल। ठीक है, इक्वली सेंसिटिव फॉर ऑल वैल्यूज 0.1 2 3 4 5 और 1 तक, फिर 1.1, तो ये हर वैल्यू के लिए इक्वली सेंसिटिव है। और अगर मैं इसका डिफ्लेक्शन का कर्व बनाऊं करंट के साथ, तो जितनी, अगर फॉर एग्जांपल इतना डिफ्लेक्ट करता है 1 पे, तो सिमिलरली उसी ग्रेडियंट से 2 पे भी डिफ्लेक्ट करेगा, उसी ग्रेडियंट से 3 पे भी डिफ्लेक्ट करेगा। ये लीनियर स्केल है। डिफ्लेक्शन का मतलब है अगर लेट्स सपोज ये 2 सेंटीमीटर मूव करता है, तो 2 सेंटीमीटर पे अगर 1 रीडिंग है तो 4 सेंटीमीटर पे 2 रीडिंग होगी, और 6 सेंटीमीटर पे 3 रीडिंग होगी, और इसी तरीके से रीडिंग्स बढ़ेंगी एज इट इज़ अ लीनियर स्केल। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अब मेरे सामने एक नॉन लीनियर स्केल है। शुरू की रीडिंग्स तक 0 से 1 में तो अच्छा खासा गैप है, मतलब ये सेंसिटिव एट द स्टार्ट, और बाद में जाके जो है ये इतना सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, तो द स्केल इज़ मोर सेंसिटिव। अब फॉर एग्जांपल 1 तक इसकी डिफ्लेक्शन अच्छी खासी ज़्यादा थी, और जब रीडिंग्स बाद में बढ़ रही हैं तो डिफ्लेक्शन जो है वो भी कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये एक नॉन लीनियर स्केल है। ठीक है, इट्स सेंसिटिव फॉर द इनिशियल वैल्यूज़। ठीक है, बट वो आगे जाने की वैल्यूज़ में वो सेंसिटिवनेस उसकी कम हो रही है। ठीक है, तो ये भी एक बेसिक सा कर्व है। कहाँ इस्तेमाल होता है बेटा? ये हमारे पास फ्यूल गेजेस वगैरह में इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, कि एंड में जब फ्यूल कम हो रहा हो तो बहुत ज़्यादा ड्राइवर अलर्ट हो जाए कि अब यार बहुत लीटर लीटर करके जा रहा है फ्यूल, तो ये उधर इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, मूविंग ऑन। अब ये एक स्केल है, एक जनरल सा मैंने बनाया एक एग्जांपल के तौर पे कि यार ये शुरू की रीडिंग्स के लिए सेंसिटिव नहीं है, बट आगे जाके रीडिंग्स के लिए सेंसिटिव है। ठीक है, ये इनिशियली इसमें रीडिंग में डिफ्लेक्शन बहुत कम है, बट एज द रीडिंग गोज़ ऑन डिफ्लेक्शन जो है वो बढ़ती जा रही है, गैप बढ़ता जा रहा है, मूवमेंट बढ़ती जा रही है। तो ये ज़्यादातर जो है टेम्परेचर गेज वगैरह में इस्तेमाल हो सकता है कि भाई जब टेम्परेचर इवेंचुअली थोड़ा सा बढ़े तो कोई ऐसा खास फर्क ना पड़े, बट हाँ एक पॉइंट से ज़रा सा भी बढ़े तो हमारे पास लग रहा हो कि भाई ज़्यादा मूव हो रहा है, तो हमारे जो है थोड़ा हम उसको जो है कूल डाउन कर सकें। ठीक है, एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं यार कि शुरू में इट्स सेंसिटिव और एंड में इट्स ऑल्सो सेंसिटिव,
बीच में जो है ये इतना सेंसिटिव नहीं है। तो इसका जो है मैं अगर प्लॉट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये इनिशियल वैल्यूज़ के लिए सेंसिटिव डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, फिर बीच की वैल्यूज़ के लिए बहुत कम सेंसिटिव है और फिर ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ये ऐसा स्केल भी बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये एक जनरल सा एक एग्जांपल है कि भाई डिफ्लेक्शन अगेंस्ट का मैंने एक आपको बेसिक सा कर्व बनाया। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो दे कैन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन दैट वाया पर्सनल मीटिंग, कोई इशू की बात नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये इस तरीके के गेज जो है बेटा, ये आइसक्रीम फैक्ट्रीज वगैरह में यूज़ हो सकते हैं। हो सकता है कि टेम्परेचर कंट्रोल हो गया यार कि यहाँ से यहाँ तक तो चलो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेट्स सपोज बोलता है कि भाई -5 से 5 डिग्री तक आइसक्रीम सही है। 5 डिग्री ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली मेल्टिंग की तरफ जाएगी, और -5 से कम होगी तो क्रिस्टल बन जाएंगे। तो ये आइसक्रीम फैक्ट्रीज़ वगैरह में जो है हम चाहते हैं कि इस तरीके से यूज़ हो रहा हो, ठीक है। जनरली ये बेसिक बेसिक बातें थी। अब हम जो है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातों की तरफ जाएंगे, जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है एरर्स और अनसर्टेनिटी के, जिसके पास पेपर्स भरे पड़े हैं। अब बात शुरू होती है कि हाउ डू वी एक्चुअली कोट अ फिज़िकल क्वांटिटी। तो एक फ़िज़िकल क्वांटिटी को कोट करने के लिए हम हमेशा उसकी एक्चुअल ट्रू वैल्यू लिखते हैं और साथ हम लोग हमेशा उसका एरर लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल फॉर्म है, वी फर्स्ट राइट दी क्वांटिटी और उसके साथ फिर उसका एरर जो उसमें अनसर्टेनिटी के चांसेस हैं उनको लिखा जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट आती है फ्रैक्शनल एरर की। तो फ्रैक्शनल एरर के लिए हम लोग एरर को डिवाइड करते हैं बेटा उसकी एक्चुअल वैल्यू से, तो हमारे पास जो है फ्रैक्शनल एरर आ जाता है, ठीक है। एरर डिवाइडेड बाय द ट्रू वैल्यू, दैट्स कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। अगर मुझे परसेंटेज एरर चाहिए होगा तो मैं फ्रैक्शनल एरर को टाइम्स कर दूंगा 100 से, तो मेरे पास उसका परसेंटेज एरर आ जाएगा। अगर लेट्स सपोज मैं इस एल की ही मिसाल लूँ, तो इस वैल्यू ऑफ एल अगर लेंथ है ये, तो मेरे पास इसका फ्रैक्शन एरर आएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 25। तो मेरा जो फ्रैक्शन एरर है दैट्स गोइंग टू बी 1/50, ठीक है। अगर मैं इसकी परसेंटेज की बात करूं तो आई हैव टू मल्टीप्लाइड बाय 100 टू गेट द परसेंटेज एरर। तो 2% का एरर इस रीडिंग में मौजूद है, ठीक है। तो ये इस तरीके से परसेंटेज एरर की वैल्यूज आ रही होती है। याद रखिएगा एरर्स आर ऑलवेज टू बी कोटेड टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। एक सिग्निफिकेंट फिगर में कोट किया जाता है एरर्स, ठीक है जी। एंड द ट्रू वैल्यू मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द एरर्स, ठीक है। ट्रू वैल्यू कंसिस्टेंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें मिसाल देता हूँ 25.00 और 0.50 की, तो इस ज़ीरो की कोई वर्थ नहीं है, तो इट शुड बी रिटन लाइक दिस, ठीक है। कंसिस्टेंट होना चाहिए 1 डेसिमल प्लेस पे, ठीक है। अगर इसको देखें तो ये अब डेफिनेटली ये सेकंड डेसिमल प्लेस पे एरर है, तो हालांकि है वन सिग्निफिकेंट फिगर ही, बट क्योंकि ये सेकंड डेसिमल प्लेस पे है तो ये रीडिंग भी चेंज करके मुझे सेकंड डेसिमल प्लेस तक कोड करनी पड़ेगी। देन हमारे पास एक एरर है 0.36, ये तो हो ही नहीं सकता, वन सिग्निफिकेंट फिगर ही नहीं है, तो 0.4 होना चाहिए इसको। और 16.00 क्योंकि फिर ये 1 डेसिमल प्लेस पे आ गया, तो इसको भी 1 डेसिमल प्लेस पे हम स्टेट कर देंगे। तो दैट्स हाउ यू स्टेट अ वैल्यूज। मूविंग ऑन, सबसे पहले बात करते हैं एडिशन के रूल्स की। बेटे जब हम एडिशन के रूल्स की बात करते हैं, अगर मैं लेट्स सपोज एक्स प्लस वाई की वैल्यूज़ निकालना चाहता हूँ, तो हमारे पास 18.5 प्लस 12.5, मेरी वैल्यू 30 आ जाएगी, 31 आ जाएगी, सॉरी 31 मेरी रीडिंग आ जाएगी, ठीक है जी। अगर मुझे इसका फ्रैक्शन एरर चाहिए एक्स प्लस वाई का, तो दैट फ्रैक्शन एरर वुड बी हमारे पास अच्छा जी, एक बात स्टेटमेंट और याद रखिएगा, जब हम लोग जो है क्वांटिटीज़ को ऐड कर रहे होते हैं, तो उनके एरर्स जो है वो भी हमेशा ऐड होते हैं। इफ़ टू क्वांटिटीज आर टू बी एडेड, एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडेड। तो जो x प्लस वाई है, अगर उसकी रीडिंग 31 है, तो उसका एरर जो होगा दैट्स ऑल्सो भी रिटन एज 0.5 प्लस 0.5, दिस गोना बी 1, और ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है जी। अब अगर मैं फ्रैक्शन एरर कैलकुलेट करना चाहूँ तो दैट्स गोना बी 1/31, ठीक है। एक्स प्लस वाई का फ्रैक्शन एरर का मतलब है
एक्स प्लस वाई का जो एरर है डिवाइड बाय इट्स एक्चुअल वैल्यू, तो 1 डिवाइड बाय 31, ठीक है, मैं दैट्स इट, दैट्स गोना बी इट। और अगर मैं परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना चाहूँ तो आप लोगों को याद होगा परसेंटेज एरर के लिए हम फ्रैक्शन एरर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड आवर परसेंटेज एरर विल बी 3.226%। अब परसेंटेज एरर्स के लिए एक रूल याद रखिएगा, जब भी टर्म परसेंटेज एरर की आती है बेटे तो हम लोगों को परसेंटेज हमेशा 2 सिग्निफिकेंट फिगर या 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देनी होती, ठीक है। तो अगर मेरी परसेंटेज ये आ रही है तो इट्स आइदर दिस इज अलाउड और दिस इज अलाउड। दिस जो मैंने रीडिंग निकाली दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो हमारे पास या तो जो है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में परसेंटेज एरर्स दूंगा या फिर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में दूंगा, इससे ज़्यादा मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स परसेंटेजेस में अलाउड नहीं है। टू कंक्लूड मैंने क्या बात बोली सबसे पहले कि एरर्स आर टू बी गिवन इन 1 सिग्निफिकेंट फिगर, फिर उस एरर को 1 सिग्निफिकेंट फिगर में करने के बाद फिर कंसिस्टेंट बनाना पड़ता है वैल्यूज से, और फिर हम उनके बाद जो है बातें आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास सब्ट्रैक्शन की टर्म आती है, ठीक है। अगर हम एरर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा स्टिल सब्ट्रैक्शन के बावजूद भी हम एरर्स को ऐड करते हैं। रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन में अगर मैं x माइनस वाई करता हूँ तो माई वैल्यू विल बी 6 प्लस माइनस 1 स्टिल, क्योंकि इवन जब मैं इन एरर्स को सब्ट्रैक्ट करूँगा, एरर वो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करूँगा, एरर्स आर स्टिल टू बी एडेड टुगेदर, ठीक है। एरर्स अभी भी क्या होंगे, ऐड होंगे। अगर मैं x माइनस वाई की वैल्यू दैट विल बी 6, फ्रैक्शन एरर जो होगा वो हमारे पास 1/6 आ जाएगा और परसेंटेज एरर विल बी 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 1/6 जो भी वैल्यू आ जाएगी, तो इसके अंदर जो परसेंटेज आएगी दैट्स गोना बी 16.667, और ये वैल्यू सही नहीं है। मैंने कहा था 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर या 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 2SF में तो ये 17% आ रहा है और कोई 3 में लिखना चाहेगा तो 16.7 हो जाएगा। बोथ विल बी एक्सेप्टेबल, ठीक है जी। अच्छा जी, एक और एग्जांपल है, बोल रहा है कि भाई हमारे पास जो है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और हम लोगों ने कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन द चेंज इन वेलोसिटीज। चेंज इज बेसिकली फाइनल माइनस इनिशियल। अब अगर मैं चेंज निकालता हूँ तो वो 60 माइनस 20 से आ जाएगा एंड द चेंज विल बी 40 मीटर्स पर सेकेंड। एरर्स आर स्टिल टू बी एडिड, तो एरर्स अभी भी 1 हो जाएंगे, तो परसेंटेज एरर हो जाएगा फ्रैक्शन एरर टाइम्स 100। तो हमारे पास 1/40 टाइम्स 100, माई फ्रैक्शनल एरर विल बी 2, वो परसेंटेज एरर विल बी 2.5%, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ठीक है जी। ये हमारे पास एक बेसिक सी वैल्यू आ गई। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर हो जाएगी। फर्दर ऑन बात को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के रूल्स की। गाइस, जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं दो फिजिकल क्वांटिटीज को, तो इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज आर टू बी मल्टीप्लाइड, उस सूरत में फ्रैक्शनल एरर्स को ऐड किया जाता है। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसके दौरान हम लोग फ्रैक्शनल एरर्स को ऐड करेंगे। फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास एरिया, मुझे एक वैल्यू निकालनी है लेंथ टाइम्स ब्रेथ करके, तो एरिया विल बी 6 टाइम्स 5, दैट्स गोना बी 30, ठीक है। तो ये तो एरिया आ गया, ठीक है। एरर्स निकालने, अब एरर्स निकालने के लिए बेटे याद रखिएगा, अगर मुझे लेंथ और ब्रेथ में एरिया का एरर निकालना है, तो क्योंकि एरिया में लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस सूरत में याद रखिएगा फ्रैक्शनल एरर ऑफ एरिया is equal to the fractional error of length plus the fractional error of the breadth। नहीं आए समझ में, सुनिएगा मेरा बेटा, हम कभी भी डायरेक्टली एरर्स ऐड नहीं कर सकते जब दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो एरर ऑफ ए, फ्रैक्शनल एरर ऑफ ए इज बेसिकली इक्वल टू द सम ऑफ द फ्रैक्शन एरर्स ऑफ एल एंड बी। अगर यहाँ तीन क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती हैं, इक्वेशन बनाना गेम है सारा का सारा, ये इक्वेशन बनाना गेम है, बाकी चीज़ें तो बहुत आसान है। जो क्वांटिटी आंसर है उसका फ्रैक्शन एरर को इस तरीके से लिखोगे, एरर अपॉन टोटल वैल्यू, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती हैं, दोनों के फ्रैक्शन एरर ऐड हो जाएंगे। तीन होती है यहाँ पे, कोई सी भी होती तो उसको भी सी को ऐड करते,
ठीक है, तो फ्रैक्शनल एरर्स आर टू बी एडिड। अब मैं अगर वैल्यूज़ निकालना चाहूँ तो एरिया का एरर मुझे नहीं पता, बट एरिया की वैल्यू आई हैव गॉट 30 है, ठीक है। फ्रैक्शन एरर ऑफ लेंथ is going to be 0.5 divided by 5 and then fraction error of breadth is going to be 0.5 divided by 6. So अगर बेटे वैल्यू निकालने जाए तो 0.5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय 30, मेरा जो एरर आ जाएगा ए का एरर बेटा वो आ जाएगा 5.5, ठीक है जी। क्या एरर 2SF में हो सकता है? हो ही नहीं सकता। एरर्स इज सपोज टू बी गिवन इन वन सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये 5.5 जो होगा वो 6 बन जाएगा, और जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 30 प्लस माइनस 6। इस तरीके से बेटा ये वर्किंग की जाती है। हमेशा याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है कि हमेशा जो इस इक्वेशन को बनाना जो है दैट्स द बेसिक थिंग। अब मैं एक वॉल्यूम का क्वेश्चन कराता हूँ, गौर से देखिएगा। कैलकुलेट द वॉल्यूम विद इट्स अनसर्टेनिटी। बेटा वॉल्यूम तो सबसे पहले तीनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, सो 2 टाइम्स 18 टाइम्स 16, द वैल्यू इज गोना बी 576। अच्छा जी, परसेंटेज एरर्स जो है अनसर्टेनिटीज़ या एरर्स की वर्किंग देखते हैं। तो वॉल्यूम का एरर निकालने के लिए जो वॉल्यूम का फ्रैक्शन एरर है इक्वल टू द fractional error of length plus fractional error of breadth plus fractional error of height। मुझे ये डेल्टा v नहीं पता, v की वैल्यू आई ऑलरेडी कैलकुलेटेड 576 इक्वल्स 0.5 डिवाइडेड बाय 2.0 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 18 एंड प्लस 0.5 डिवाइड बाय 16, ठीक है जी। मैंने इसकी वैल्यू ओवर वैल्यू, इसकी वैल्यू ओवर वैल्यू, तीनों को ऐड कर दिया। ये गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी काम तो आपको पता है कैलकुलेटर का। ये 0.5 डिवाइडेड बाय 2 आपने तीनों वैल्यूज़ की जो है मैंने ये पूरी प्लग इन की टाइम्स इट बाय 576। मेरा जो वॉल्यूम का एरर आ रहा है दैट इज़ 178। 178 कैन नॉट बी माई एरर, क्योंकि हमेशा वन सिग्निफिकेंट फिगर में करना है। 178 की 1SF 200 बनता है, ठीक है। तो जब मैं इसको याद रखिएगा, जब मैं इसको, अब यहाँ पे भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मेरा 178 वैल्यू आ रही थी, मैंने क्योंकि वन सिग्निफिकेंट फिगर करना था तो मैंने इसको 200 कर दिया। जब मैंने इसको 200 किया तो आई राउंडेड इट ऑफ टू द नेक्स्ट 100th। अब जब मैं वैल्यू को 100th पे राउंड ऑफ करता हूँ, एरर की वैल्यू को 100 पे राउंड ऑफ करता हूँ, तो ये लाजमी है कि जो मेरा वॉल्यूम है मैं उसकी वैल्यू को भी 100th पे राउंड ऑफ करूँगा। दिस इज सपोज टू बी माय आंसर। मैंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, इफ एरर्स इज रिटन नियरेस्ट टू द 100 टू द नियरेस्ट 100 देन टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, ठीक है, द ट्रू वैल्यू मस्ट ऑल्सो बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 एंड दिस इज हाउ इट इज डन। हालांकि वैल्यूज वर दिस, बट येट अगेन मैंने उसको राउंड ऑफ किया टू दी नियरेस्ट 100, क्योंकि एरर को मैंने नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ किया था, ठीक है जी। मूविंग ऑन, एक छोटी सी मिसाल यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है कि कोड द फिजिकल क्वांटिटी अलॉन्ग विद इट्स अनसर्टेनिटीज, ठीक है। तो एरर दिया हुआ 9.8, इसको 10 करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो, अब मैंने इसको नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ किया तो वो भी 330 नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ किया है, तो ये भी नियरेस्ट 10 पे ही राउंड ऑफ। ऐसा नहीं बेटा 300 बना दो, नहीं नहीं सर वो तो 10वीं थे, नहीं नहीं नहीं, अगर उस एरर को नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करूंगा तो इट्स कंपलसरी कि मैं जो अपनी वैल्यू है ट्रू वैल्यू उसको भी नियरेस्ट 10th पे ही राउंड ऑफ करूँ। जिस पे एरर राउंड ऑफ होता है उस पे ही ट्रू वैल्यू राउंड ऑफ होती है। किसी को कन्फ्यूजन है बेटे तो इसको पॉज करके फिर से प्ले कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, हाउ वुड यू राइट द फॉर्म, ठीक है। अच्छा, अगर बेटे पर पावर हो, बहुत सिंपल सी बात है, अगर ऊपर पावर होगी बेटा तो इसका मतलब है लेंथ टाइम्स हाइट, है ना। तो आप इसके लिए क्या करते, वॉल्यूम का एरर निकालने के लिए, बेसिकली वॉल्यूम का एरर निकालने के लिए आप क्या करते, आप एक इक्वेशन बनाते, चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ प्लस अगेन चेंज इन लेंथ ओवर लेंथ करते प्लस चेंज इन हाइट ओवर हाइट करते, ऐसा ही है। बट येट अगेन
इसका एक इजी मेथड समझा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज वर्क्स टू बी डन, बट अगर मैं इसको देखूं तो ये बेसिकली जो चेंज इन, ये ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स चेंज इन एंड ओवर एल, तो इट्स द सेम थिंग। तो जनरल तरीकेकार क्या होता है कि जब भी हमारे पास पावर आ जाए, ठीक है, जब भी हमारे पास पावर आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम उस पावर को कोएफिशिएंट बना लेते हैं एंड वी जस्ट राइट दी फ्रैक्शन एरर, ठीक है। उस पावर का कोफिशिएंट बना के वी राइट दी फ्रैक्शन एरर, ताकि गलती जो है ऑलरेडी, क्योंकि 2 बार ऐड करूँ या 2 से मल्टीप्लाई करूँ, इट्स द सेम थिंग। पावर का मतलब क्या है, वो चीज़ 2 बार लिखी हुई है, तो ये मैंने उसको डायरेक्टली लिख लिया, तो ये थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट्स डन, ठीक है। 2 टाइम्स आपको मैंने कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, बट अगर पावर आ जाएगी तो वो आप जो है उसको हमेशा वो बना लोगे, कोफिशिएंट बना लोगे और जो है उसकी वैल्यू निकाल लोगे। अच्छा जी, इसको भी देख लेता हूँ, दिखा देता हूँ। तो फ्रैक्शन एरर को लिखने के लिए वॉल्यूम चेंज इन v ओवर v इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स चेंज इन l ओवर l प्लस 2 टाइम्स चेंज इन h ओवर h प्लस हाफ टाइम्स चेंज इन t ओवर t, क्योंकि रूट का मतलब होता है ए टू द पावर हाफ, और क्या तरीक़ेकार बताया, हाफ जो है नीचे कोएफिशिएंट बन जाएगा एंड देन यू विल एक्चुअली मल्टीप्लाइड बाय दैट, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन। अब बात आती है रूल्स ऑफ डिवाइडिंग। डिवीजन के रूल्स भी बेटा दे आर वेरी सिंपल, ठीक है, वेरी सिमिलर, ठीक है, एग्जैक्टली मल्टीप्लिकेशन वाले ही हैं। अगर आप जो है 2 वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं तो उनके तब भी बेटा फ्रैक्शन एरर्स जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इफ़ 2 वैल्यूज आर टू बी डिवाइडेड, फ्रैक्शन एरर्स आर स्टिल टू बी एडेड, ठीक है। और अगर परसेंटेज एरर मांग लेता है तो मैं बता देता हूँ इन सब कोई एग्जांपल्स में, अगर यहाँ पे परसेंटेज एरर मांग लेता तो जो भी मैंने फ्रैक्शन एरर की वैल्यू निकाली थी, जो मैंने आखिर में एरर की वैल्यू निकाली है, मैं उससे आराम से परसेंटेज एरर निकाल सकता हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन में उसको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अच्छा, रूल्स ऑफ डिवाइडिंग की अगर बात करें बेटे, तो हमारे पास अगर मैं 2 वैल्यूज़ को डिवाइड करता हूँ, इफ़ 2 वैल्यूज़ आर टू बी डिवाइडेड, फ्रैक्शन एरर्स आर सपोज टू बी एडेड। अगर मैं इधर स्पीड निकालना चाहूँ तो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है जी। हमारे पास डिस्टेंस 40 है एंड टाइम इज़ 2.5, ठीक है। तो मैंने अगर इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास जो स्पीड आएगी दैट्स गोना बी 16। तो अब मुझे स्पीड अनसर्टेनिटी के साथ निकालनी है, तो चेंज इन स्पीड ओवर स्पीड की वैल्यू इक्वल्स टू 2 वैल्यूज़ आपस में डिस्टेंस और टाइम डिवाइड हो रहे थे, ठीक है। तो इनके फ्रैक्शनल एरर्स जो होंगे वो ऐड हो जाएंगे। तो चेंज इन v हमारे पास नहीं पता, स्पीड इज़ 16, डिस्टेंस हमारे पास 0.1 ओवर 40 प्लस टाइम इज़ 0.05 डिवाइडेड बाय 2.5, ठीक है जी। इनको मैं कैलकुलेटर में प्लग इन करता हूँ। मेरी वैल्यू आ रही है एरर की, दैट्स 0.36। एरर इज सपोज टू बी इन वन सिग्निफिकेंट फिगर, 0.4 हो जाएगा, और क्योंकि ये 1 डेसिमल प्लेस पे है तो मैं इसको कंसिस्टेंट बनाने के लिए 16.0 करूँगा, ठीक है जी। तो दिस इज़ गोइंग टू बी माई आंसर ऑफ स्पीड, ठीक है जी। तो ये एक जनरली तौर पे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन को प्लेस कर दिया। अब यहाँ से अगर बोलता है परसेंटेज कितनी है इसकी, तो परसेंटेज एरर निकालने के लिए जो है फ्रैक्शन एरर निकालेंगे और स्पीड का टाइम्स इट बाय 100, तो परसेंटेज एरर आ जाएगा, ठीक है। तो 0.4 डिवाइडेड बाय, तो इसका जो परसेंटेज एरर है दैट्स 2.5%। तो 2.5% के इसमें जो है एरर है। तो ये मोर और लेस डिवीजन के रूल्स थे, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया है, वेरी गुड। इसको यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ये इसके बाद जो है मैं इसके पासवर्ड्स की एक बहुत डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, मतलब नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास है वो इसके पासवर्ड्स की है। उसमें हम लोग बहुत डिटेल में इसके पासवर्ड्स को सॉल्व करेंगे, एरर्स एंड अनसर्टेनिटी के तकरीबन
10-15 सवाल देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद लाजमी वो वीडियो देखिएगा, ये वीडियो आज ही देखिएगा वरना आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।